हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने सुपरफास्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें आज हम मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। कुल इस वीडियो में हम 60 प्रश्न हल करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 60 प्रश्न मत समझना दोस्तों, 60 के साथ व्याख्या भी दी हुई है, तो कुल मिलाकर 120 से 130 प्रश्न तक हम हल कर जाएंगे। और ये 24 जुलाई 2022 को 2 पारियों में पेपर हुए थे। वो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं का हम दोहरान करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे रीट में आए हुए प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक विकास किसने, जीन पियाजे ने स्कीमा वाला दिया था ना, उसमें 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय, जिसे संवेदनात्मक भी बोलते हैं, यह है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी? स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक है। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 12 वर्ष से ऊपर यानी 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक शामिल किया गया है। ये कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है, सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है, तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। मानसिक गतिविधि दिमाग में जो चल रही है वो क्या कहलाती है? चिंतन या विचारण? विचार करना या चिंतन, ये विचरण नहीं है, विचारण है। विचारण या चिंतन, सोचना, वही तो है। जब सूचनाओं को संसाधित कर रहा है, यानी समस्या आ गई उसके बारे में विचार कर रहा है, तो वो विचारण या चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक प्रक्रिया में बहुधा मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। मानसिक प्रक्रिया में क्या क्या आता है? स्मृति आता है, कल्पना आता है, अनुमान आता है, यही तो करते हैं मानसिक प्रक्रिया में। क्रीड़ा यानी खेल, खेल में भाग लेना, क्रीड़ा में भाग लेना। क्रॉसवर्ड पहले नहीं है, ये पहेली है। क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना। आसीन जीवन शैली, आसीन जीवन शैली व पठन करना। चारों देखिए, क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली और पठन करना। इनमें से संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने वाले के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इनमें से एक भिन्न है। 4 क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली व पठन करना, इनमें से एक अलग है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आसीन जीवन शैली। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड और पठन करना, सब में क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आसीन जीवन शैली ये जीवन शैली से संबंधित है, ये अलग है। यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये वक्तव्य दिया गया है। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता, कौन, किसने कहा था? डार्विन ने। जीवन है वो सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, और ये परिभाषा किसने दी? डार्विन ने। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। और प्राचीन शिक्षा पद्धति में 2 हुआ करते थे, लेकिन अब पाठ्यक्रम को शामिल कर लिया है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये कुल मिलाकर 3 माध्यम हैं, 3 आधार हैं। और आजकल छात्र केंद्रित शिक्षा, इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। डिसलेक्सिया, ये कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया, गणित को समझने में कठिनाई या गणित समझने में कठिनाई। डिसग्राफिया यानी लेखन में कठिनाई। ये शब्द दिए गए, इन्हीं के अनुसार
हम ध्यान से अगर उच्चारण करेंगे तो पता चल जाएगा पढ़ने में। लेक्स या लेक्चर, 15 अगस्त 26 जनवरी को लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं। भाषण देना मतलब है बोलना, बोलना पढ़ने से संबंधित है तो पढ़ने में कठिनाई होती है। कैलकुलेटर गणित से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग करता है तो कैलकुलिया यानी गणित। और ग्राफ लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है तो वो हिंदी में कहते हैं लेख, और अंग्रेजी में कहते हैं ना एक ग्राफ लिखिए, तो वो ग्राफ लिखने से संबंधित है। इस प्रकार ये शब्द हैं, इनके अंदर ही इनके उत्तर भी हैं। तीसरा देखिए अगला, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र टर्मन ने दिया था, कौन सा है वो? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, MA बट्टा CA। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100, ये टर्मन का दिया हुआ है। मेंटल एज MA मेंटल एज है और CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। वर्तमान स्कीमा फिर आ गया। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना कहलाता है आत्मसात्करण। ये स्कीमा शब्द किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। हल्की मंदता, ये मंदता से संबंधित है। हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता और तीव्र मंदता। 4 मंदता दी गई थी लेकिन एक इसमें नहीं है। कौन सी नहीं है? तीव्र मंदता। इनमें से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तीव्र मंदता नहीं आता है, बल्कि तीव्र की जगह उच्च दिया था। हल्की मंदता, मध्यम मंदता। ये देखिए हल्की मंदता जिसकी IQ बुद्धि लब्धि है वो 52 से 67 के बीच होती है, वो तो होती है हल्की मंदता। मंदता यानी पिछड़ा हुआ बच्चा होता है, कमज़ोर, जिसकी बुद्धि कम होती है, उनसे संबंधित हैं ये। इसमें भी 4 भाग बांट दिए गए हैं। मध्यम मंदता जिसकी IQ 36 से 51 के बीच है। गंभीर मंदता ये 20 से 35 के बीच IQ है। जबकि अति गंभीर यानी गंभीर से भी अति, जिनकी आयु 19 या 19 से कम है, 19 से नीचे है, वो गंभीर मंदता वाले हैं। तो ये अति गंभीर मंदता है। इसकी जगह प्रश्न में क्या लिख दिया? तीव्र मंदता। ये नहीं है, तीव्र शब्द नहीं है, अति गंभीर है इसकी जगह। बाकी तो सही है, हल्की, मध्यम, गंभीर, जबकि चौथी अति गंभीर है। चित्रों की एक श्रृंखला दिखाकर कहानी लिखवाना, चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना क्या कहलाता है? कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण। समझ गए? कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण। निर्धारण मापनी, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी तथा वस्तु सूचित तकनीक, 4 ये विकल्प समझ लो, चारों देख लीजिए। निर्धारण मापनी, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी, वस्तु सूचित तकनीक। इनमें से व्यक्तित्व का आकलन करने की एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। 3 व्यक्तिगत विधि हैं, जबकि एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, बल्कि वो एक वस्तुनिष्ठ विधि है। कौन सी है वो? तो वो है निर्धारण मापनी। ये निर्धारण मापनी है, ये है व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि है। बाकी व्यक्तित्व, इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी, वस्तु सूची, ये सारी की सारी व्यक्तिगत विधियाँ हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। RTE अधिनियम, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? मान्यता। हम कहते हैं ना कि आपके स्कूल की मान्यता कहाँ तक है, तो वो प्रमाण पत्र मान्यता कहलाता है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अधिगम, अधिगम की परिभाषा है ना, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखने की प्रक्रिया में शामिल कारक है क्या क्या? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय आदि सभी कारक
सीखने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म प्रणाली, जिसे लघुमंडल भी बोलते हैं, एक निकटतम वातावरण है। सूक्ष्म प्रणाली क्या है? एक निकटतम वातावरण है। ये वातावरण से संबंधित आ गया है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति का निकटतम वातावरण कौन सा है? सूक्ष्म प्रणाली या लघुमंडल। ऐसे याद रख लेना। कुल 5 मंडल बताए गए हैं। लघुमंडल है जो अभी हमने प्रश्न में पढ़ा है, लघुमंडल है या सूक्ष्म प्रणाली भी कहते हैं इसे। दूसरा है मध्यम मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा वृत्त मंडल और पांचवा घटक मंडल या कालक्रम। इस प्रकार कुल 5 मंडल बताए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश है? एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षक को काम करना पड़ता है। तंत्रिका तंत्र, ये चारों देखिए। तंत्रिका तंत्र, स्थितिजन्य संरचना, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना, 4 हो गए। इनमें से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा नहीं है? 3 है वो जैविक निर्धारक हैं, जबकि चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जैविक निर्धारक तंत्रिका तंत्र है, वाहिनीहीन ग्रंथियां भी हैं, और दैहिक संरचना ये भी है, यानी शरीर से संबंधित। जबकि स्थितिजन्य संरचना ये नहीं है, ये जैविक निर्धारक नहीं है। बाकी 3 जैविक निर्धारक हैं, शरीर से संबंधित हैं, जीव से संबंधित हैं। आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, जिसे रूपांतरण भी बोलते हैं, तथा प्रतिपगमन या परावर्तन का नियम। ये आनुवंशिकता के 3 नियम है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रतिपगमन या परावर्तन का नियम। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं? कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 1 से 8 तक है प्रारंभिक शिक्षा, जबकि 1 से 5 तक है प्राथमिक शिक्षा। तो ये आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार है, नई शिक्षा नीति इसमें नहीं है। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा 1 कक्षा से 8वीं कक्षा तक। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त, और दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से। मानसिक रूप से विक्षिप्त बालकों की शिक्षा में शामिल है। मानसिक रूप से विक्षिप्त, इनमें एक तो इनकी शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, हस्तकला की शिक्षा होनी चाहिए, आत्मविश्वास की भावना का उनमें विकास होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए बालकों पर, और मोंटेसरी पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्वदर्शी सामग्री का भी इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से विकसित बालक होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो उन बालकों के लिए एक तो विशिष्ट कक्षाएं यानी विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, हस्तकला से संबंधित होनी चाहिए यानी हाथ का काम उनको सिखाना चाहिए, आत्मविश्वास की भावना उसमें भरनी चाहिए, आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो पिछड़ जाते हैं अन्य बच्चों की तुलना में, और मोंटेसरी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए तथा सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था ना, कबूतर वाला, 1938 में दिया था। 1938 में प्रतिपादन किया था, अमेरिका के थे स्किनर। और पारितोषिक एवं दंड के द्वारा ये बताया गया था। एक समस्या की अवधारणा संशोधन शोध निष्कर्ष। देखिए ध्यान से, एक समस्या है उसकी अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष तथा आधार सामग्री एकत्र करना,
गतिशील दृष्टिकोण, चारों पढ़ लिए। इनमें से वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में कौन सा एक कथन सही नहीं है? गतिशील दृष्टिकोण ये नहीं है, बाकी गतिशील दृष्टिकोण ये नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। कौन कौन से? एक, समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध यानी शोध, और आधार सामग्री। आधार सामग्री के अनुसार ही तो आगे शोध किया जाता है। तो आधार सामग्री एकत्रित करना, शोध करना और समस्या की अवधारणा, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। अगला, प्रशिक्षण में दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसर होते हैं और एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों की समानता संबंधित है। परीक्षण बार बार किया जाता है, दो की जरूरी नहीं है, अलग अलग अवसरों पर यानी विभिन्न अवसरों पर बार बार परीक्षण करने पर भी उनके अंकों में समानता है, यानी नंबर उतने ही आ रहे हैं। चाहे कौन से भी गुरुजी चेक करें कॉपी परीक्षण में, चाहे कितनी बार परीक्षण किया जाए, नंबर समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस पेपर में, उस परीक्षा में विश्वसनीयता है। ये विश्वसनीयता बता रही है। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। इस प्रकार का वाक्य आया था पूरा का पूरा पैरा सा। सीता एक डे केयर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। बस यही आ गया इसका उत्तर, बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? यानी प्रेरणा से संबंधित है। एक तो दूसरे कहने से किसी काम को किया जाता है। हमें घर वाले दबाव देते हैं कि आपको मास्टर लगना है, कांस्टेबल नहीं लगना है, तो हम शिक्षक बनने के लिए उनके कहने पर तैयारी कर रहे हैं। कई बार घर वाले तो नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर से ज्वाला उठती है, एकदम आग उठती है कि हम शिक्षक बनेंगे। तब वो अंदर से, किसी के कहने से नहीं, हमारे अंदर से जब ज्वाला उत्पन्न होती है, प्रेरणा उत्पन्न होती है, वो आंतरिक प्रेरणा होती है, और दूसरों कहने से वो बाह्य। तो यहाँ सीता है, इसको चाहे दूसरी कंपनियों में, दूसरी जो कंपनियां फैक्ट्रियां, उनमें कितना भी वेतन क्यों ना मिले, लेकिन ये रहना पसंद करती है बच्चों के पास। किन के पास है? बच्चों के पास रहना पसंद करती है, चाहे इसके बदले उसे पैसे कम मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा के अन्य इसमें मातृत्व की भावना आ गई है। बच्चों के पास रहना, अगर कोई महिला बच्चों के पास रहना पसंद करती है तो इसका मतलब मातृत्व का गुण है, वो इसमें वो अभिप्रेरणा सक्रिय हो गई है। आंतरिक अभिप्रेरणा के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, मलमूत्र परित्याग, मातृत्व, प्रेम आदि। तो ये ऊपर सीता वाला उदाहरण मातृत्व इस अभिप्रेरणा का उदाहरण था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये दी गई जानकारियाँ आपके अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी, और फिर भी समझ में नहीं आती है तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लिया करो। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निम्न परीक्षणों से होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक उनकी पहचान निम्न परीक्षणों के माध्यम से होनी चाहिए। कौन कौन से? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तथा अभिव्यक्ति परीक्षण। इनके द्वारा प्रतिभाशाली सृजनशील वो बालक आप जानते ही हैं, तो उनमें से प्रतिभाशाली बालकों के का परीक्षण है वो इस प्रकार होना चाहिए: वस्तुनिष्ठ, उपलब्धि, बुद्धि, अभिव्यक्ति। अगला देखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगभग पुटअप होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। कौन कौन से? इदम, अहम, प्रहम या परम अहम। इदम, अहम, प्रहम। इदम वाला सिर्फ अपने से मतलब, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और प्रहम आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से अपने से कोई मतलब नहीं है, वो नई कोई दुनिया में रहता है, दूसरों के बारे में ज़्यादातर सोचता रहता है। और अहम, इसे समाज
और अपने दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये 3 फ्राइड के अनुसार तत्व हैं। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति। स्थिर अवस्था यानी हलचल नहीं, सम कहते हैं ना, उतार चढ़ाव बराबर होते हैं, तो वो समान स्थिति होती है, वही स्थिर अवस्था आती है। तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है? समस्थिति। इस प्रकार दोस्तों हमने ये एक पेपर हल कर लिया है। अब हम अगले पेपर की तरफ रुख कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ इसमें 30 क्वेश्चन ही नहीं किए हैं हमने, लगभग 60-70 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। व्याख्या पूरी मैंने विस्तार से करवाई है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। आगे देखिए बच्चों, इसमें वो तो शाम की पारी वाला पेपर था और ये 24 जुलाई को सुबह की पारी में पेपर हुआ था। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, ये 50 नहीं है 30 क्वेश्चन, उनकी हम व्याख्या करेंगे इसमें। तो लगभग ये 50-60% इसमें हो जाएंगे। देखिए अधिगम का अंतर्दृष्टि, ये अधिगम का यानी सीखने से संबंधित अंतर्दृष्टि, समग्राकृति, पूर्णाकार, गेस्टाल्ट, सूझ का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर, ये किसी भी रूप में नाम आ सकता है। मुख्य रूप से हमें गेस्टाल्ट याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द हैं वो लगभग एक ही अंग्रेजी शब्द एक ही होता है, हिंदी में अलग अलग पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। तो गेस्टाल्ट शब्द याद रखना, गेस्टाल्ट है वो अंग्रेजी का शब्द है। ये एक तरफ हिंदी होता है, एक तरफ अंग्रेजी लिखा हुआ होता है। अंग्रेजी में गेस्टाल्ट देख लेना, फिर ये समग्राकृति, पूर्णाकारी, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोपका, वर्दिमर, कोहलर आपने सुन रखा होगा। तो इसकी एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। प्यासा कुआं हमने कहानी पढ़ी है बहुत छोटी कक्षाओं में। एक मटका और उस मटके में पानी कम है, तब कौवा क्या करता है? दिमाग लगाता है, समस्या आ गई, पानी कम है लेकिन पानी पीना भी जरूरी है। तब वो दिमाग लगाता है और इधर उधर से कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके इसके अंदर डालता है। वो सूझ हो गई उसकी, इसके अंदर डालता है और पानी ऊपर आ जाता है, पीकर उड़ गया। तो वो सूझ का सिद्धांत, यानी कौवे को सूझा। ये कौवे को सूझ हुई पानी पीने की, कौवे को सूझ हुई, तो वही कौवे को ये सूझ का सिद्धांत दिया है। कौवे को, इसमें तीनों आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक। कौन से? कोपका, को से कोहलर है, वैसे वर्दिमर है, और को से कोपका। कोपका, कोहलर, वर्दिमर। उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण है। समस्या समाधान है, इसका अंतिम चरण कौन सा है? निष्पादन का सत्यापन करना। निष्पत्ति परीक्षण होता है ना, तो निष्पादन परीक्षण का सत्यापन करना। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमुंड फ्रायड। अभी हमने पीछे पढ़ा था, समायोजन के लिए जो रक्षा युक्तियाँ हैं उनका प्रयोग सिगमुंड फ्रायड ने किया था। थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे कितने? 3 नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कार्य कौन सा है? ये दिए गए हैं इनमें। कक्षा में सीखने को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कार्य के कौन सा है? ये देखिए, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ये तो उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये विकल्प दिया गया था, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। लेकिन इनके अलावा भी कुछ मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। इच्छा शक्ति, रुचि, महत्वाकांक्षा, ध्यान, अवधान, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण।
ये कारक भी होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। एलन मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग हमारी होती है ना, जब हम बीएड बीएसटीसी करते हैं तो माइक्रो टीचिंग होती है, वही शिक्षण एलन ने प्रस्तुत किया था। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। अभिप्रेरणा के कौन से घटक हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण। अभिप्रेरणा पीछे हमने चर्चा की थी। बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है? तो बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता। ये बाह्य अभिप्रेरणा है। निंदा करना किसी की, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, प्रतिद्वंदिता, इनके द्वारा विद्यार्थी सक्रिय होता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा में अंदर से, जो सीता वाला उदाहरण हमने पढ़ा था ना, वो शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? 3। शिक्षण के कितने प्रकार हैं? 3। समर्थी स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये भी समर्थी स्तर यानी रटाना छोटी कक्षाओं के लिए, बोध स्तर है बीच वाला, और चिंतन है जिसमें सोचना शुरू कर देता है उच्च कक्षाओं हेतु। तो उच्च कक्षाओं के लिए चिंतन स्तर है, समस्या समाधान, और छोटी कक्षाओं के लिए समर्थी स्तर है, और बीच वाली कक्षाओं के लिए बोध स्तर है। और इनके प्रतिपादक भी कौन से हैं? जैसे समर्थी है, समर्थी रटना, इसमें रे की मात्रा दिखाई दे रही है ज़्यादा, तो हर्बर्ट। समर्थी ये हर्बर्ट ने बताया था। बोध, बो, इसमें ओ की मात्रा है तो मोरिसन। बोध स्तर है, ये मोरिसन ने दिया था। और चिंतन स्तर, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है चिंतन में, तो हंट में अनुस्वार लगा हुआ होता है। तो हंट, हर्बर्ट, मोरिसन और हंट, इनके द्वारा ये बताए गए थे शिक्षण के प्रकार। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे एनसीईआरटी भी कहते हैं, को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2005 में। कब? 2005 में। आरटीई 2009 में और एनसीईआरटी 2005 में। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य रूपांतकारी। उपलब्धि परीक्षण के आवश्यक तत्व कौन से हैं? विश्वसनीयता हमने पिछले प्रश्न में एक में पढ़ा था ना। तो उपलब्धि परीक्षण के मुख्य तत्व कौन से हैं? वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, व्यापकता, सरलता, व्यवहारिकता आदि। और दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से और व्याख्या अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा एक शिक्षण विधियों से संबंधित अलग से वीडियो है, वो भी लगभग 1.5 घंटे का वीडियो, उसमें पूरा विस्तार से बता रखा है मैंने, तो उसमें जाकर आप समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अब गहराई में जाने के बजाय सिर्फ हमें दोहरान पर जोर देना चाहिए, पेपर नज़दीक है। अगला देखिए, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन से हैं? मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, मुख्य अवस्था, इसे अंग्रेजी में ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। इसमें जन्म से लेकर 18 माह तक, जन्म से लेकर 18 माह तक कामुकता मुख में केंद्रित होती है। ये काम से संबंधित सिगमंड फ्रायड ने विचार प्रस्तुत किए थे। तो मुख्य अवस्था जिसे ओरल स्टेज है, अंग्रेजी में कई बार आ जाता है ओरल, तो ओरल स्टेज या मुख्य अवस्था एक ही बात है। जन्म से 18 माह तक होती है, कामुकता मुख में केंद्रित होती है। दूसरी गुदी अवस्था जिसे एनल स्टेज भी कहते हैं, ये 18 माह से 3 वर्ष की आयु के बीच बालक में पाई जाती है, कामुकता गुदा में केंद्रित हो जाती है। और तीसरी अवस्था लैंगिक या फेलिक स्टेज भी बोलते हैं, जिसे ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक होती है, और कामुकता इसमें जननेंद्रियों में आ जाती है 3 से 6 वर्ष की आयु में। लेकिन इसके बाद में
एकदम से क्या हो जाता है, आदर्श अवस्था यानी लेटेंस स्टेज। आदर्श अवस्था जिसे लेटेंस स्टेज बोलते हैं, ये 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था में पाई जाती है और काम शक्ति इसमें आदर्श हो जाती है। बाल्यकाल होता है, इसमें काम शक्ति बिल्कुल आदर्श हो जाती है। शारीरिक परिवर्तन भी एकदम से स्थिर हो जाते हैं, सिर्फ मानसिक परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा। तो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, ये बाल्यकाल की आयु होती है। इसमें शारीरिक परिवर्तन नए के बराबर होते हैं, जबकि मानसिक उथल पुथल जिज्ञासा बहुत तेज होती है। अगली जननेंद्रिय अवस्था, जिसे जेनिटल स्टेज भी बोलते हैं, ये 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। ये काम शक्ति की जननेंद्रियों पर केंद्रित होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें, और किशोर अवस्था कहते हैं इसको। इस प्रकार ये 5 स्टेज बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न देखिए, स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण और व्यवस्थापन, इनमें से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार नहीं है। 3 तो हैं इनमें से, लेकिन एक नहीं है। कौन सी? अधिग्रहण। अधिग्रहण कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने नहीं दिया था, बाकी दिया था स्कीमा, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। ये आत्मसात्करण पीछे प्रश्न में आ भी चुका है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो अधिग्रहण ये नहीं दिया। जीन्स का कौन सा जोड़ा है? जीन्स होते हैं ना, तो जीन्स का कौन सा जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है? इसको एलील बोलते हैं। ये साइंस से संबंधित है। जीन्स हमारे 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इनके अलावा कई बार क्रोमोसोम कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं, XX 2 बार हो जाते हैं। तो कई पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें XY सामान्य रहकर, जो 23वां जोड़ा होता है XY वाला, उसमें 2X जुड़कर ये 47 गुणसूत्र बन जाते हैं कुल। तो उसमें नपुंसकता अनिस्वाभाविक हो जाती है, X का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। और एक 21 नंबर का जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो भी कई बार प्रभावी हो जाता है और 47 संख्या बन जाती है। तो वो आगे आप अलग से ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये प्रश्न पढ़ लो। इसे एलील बोलते हैं क्योंकि वो भी अपने आप में एक चैप्टर है। व्यवसाय के चयन में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किसके द्वारा समझाया जाता है? व्यवसाय के चयन में, व्यवसाय हम कोई भी धंधा करते हैं, उसके चयन में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किसके द्वारा समझाया जाता है? अभिक्षमता के अंतर। अभिक्षमता यानी अभिक्षमता, उसमें अंतर के आधार पर बताया जाता है कि इसको ये व्यवसाय करना चाहिए और इस बालक को ये व्यवसाय करना चाहिए। अभिक्षमता में अंतर होता है, उसी के आधार पर बताया जाता है। बाल विकास में आदत निर्माण के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आदत निर्माण के लिए वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जिस परिवार में जिस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिलता है, बालक बड़ा होकर उसी प्रकार की आदतें अपने अंदर डाल लेता है। तो वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक सत्य नहीं है। जैसे विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। वह में देखिए, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, सही है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है। और विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, यानी पूर्व में विकास के बारे में अवधारणा दी जा सकती है। लेकिन विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। अलग अलग अवस्था में विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग ढंग से होता है। बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग। तो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, अलग अलग रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये विकल्प असत्य है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था। 6 अवस्थाएं बताई थी, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया उसने। 3 स्तर बना दिए, कुल अवस्थाएं 6 और 3 स्तर।
परंपरागत है, और एक परंपरागत से पहले एक परंपरागत के बाद, यानी प्री परंपरागत पूर्व बोलते हैं जिसे, तथा पश्च परंपरागत। पूर्व परंपरागत है, परंपरागत और पश्च परंपरागत। अंग्रेजी में कन्वेंशनल शब्द भी बोलते हैं। तो ये 3 स्तर बताए हैं। जैसे ये देख लीजिए, प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत, इसके अंतर्गत है आज्ञा दंड और अहंकार, ये 2 भाग बना दिए इसके। कन्वेंशनल है, ये परंपरागत है, इसके भी 2 भाग बना दिए, प्रशंसा और सम्मान। बच्चे को प्रशंसा की भी आवश्यकता होती है और सम्मान की भी आवश्यकता होती है। पश्च परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था या विवेक की अवस्था, ये तीसरे में बताया। कुल मिलाकर ये 6 हो गए, 2, 2 4 और 2 6। ये पोस्ट कन्वेंशनल शब्द आ जाता है या पश्च परंपरागत। अगला प्रश्न देखिए, स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत। त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि से संबंधित है ये, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार। भाटिया बैटरी बहुत बार प्रश्न आया है, लेकिन आखिर ये है क्या? तो 1955 में चंद्रमोहन भाटिया थे, उनके द्वारा बनाया गया बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। एक बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण भाटिया बैटरी कहलाता है, जो 1955 में किसने प्रतिपादित किया था? चंद्रमोहन भाटिया ने। अगला, सामान्य संभाव्यता। सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता तथा शील गुणों का अंतर संबंध। दोबारा देखिए चारों, सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता तथा शील गुणों का अंतर संबंध। इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? यानी एक सत्य नहीं है। कौन सी है? अधिगम समानता। समानता शब्द आ गया तो समानता होने पर तो फिर अधिगम होगा ही नहीं। ये सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध ये तो है, लेकिन अधिगम समानता ये नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। दोबारा देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण है वो नैदानिक निदान के लिए वैध है। यह MMPI सूची में बताया गया। MMPI यानी मिनीसोटा, M का मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, इसमें बताया गया है क्या कि व्यक्तित्व परीक्षण है वो नैदानिक निदान के लिए वैध है। ये लाइन जैसे है वैसे ही याद रखो कि वैध है या नहीं। तो व्यक्तित्व परीक्षण है वो नैदानिक निदान के लिए वैध है, ये MMPI इसमें बताया गया। कुसमायोजन का वह समायोजन, कुसमायोजन आप अच्छे ढंग से जानते हैं, अच्छे तरीके से, क्योंकि समायोजन जो बालक वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है उसके कोई दिक्कत नहीं आती। आस पड़ोस सभी के साथ वो जैसे अगले होते हैं उनके साथ वैसे व्यवहार कर लेता है। लेकिन कुसमायोजित बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा रहता है, वो अच्छे ढंग से दूसरों के साथ व्यवहार नहीं कर पाता है। तो कुसमायोजन का वह तत्व जो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, कौन सा है? दवंधव है। इसकी वजह से वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। चिंतन में समानुभूति, चारों देखिए, चिंतन में समानुभूति, चिंतन में लचीलापन, समस्या के बहुविध उत्तर तथा चिंतन में मौलिकता। चारों तीन चिंतन से संबंधित देखिए, चिंतन में समानुभूति, चिंतन में लचीलापन और चिंतन में मौलिकता तथा एक अलग समस्या के बहुविध उत्तर। इनमें से गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता इनमें नहीं मानी है? ये 4 विशेषताएं इनमें से कौन सी नहीं मानी है? यानी चिंतन में समानुभूति, अगर समान चिंतन होगा तो वे
सर्जन कैसे बन पाएंगे? चिंतन में समानुभूति, समान अनुभूति, ये नहीं मानी है। बाकी गिलफोर्ड ने तीनों माने हैं। चिंतन में लचीलापन ये भी माना है, बहुविध उत्तर ये भी माने हैं, और मौलिकता भी मानी है सर्जनात्मक बालकों के लिए। ट्राइसोमी 21, पीछे चर्चा कर रहे थे वो प्रश्न फिर आ गया। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? डाउन संलक्षण, डाउन संलक्षण कहा जाता है इसको। बालक में 21वां क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, अतिरिक्त होने की वजह से कुल 46 गुणसूत्रों की बजाय 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई बच्चे होते हैं उनमें 46 गुणसूत्रों के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जिसके ये 21वां गुणसूत्र है, इसकी वृद्धि होती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से पुकारा जाता है, और ये डाउन संलक्षण कहलाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए क्या नहीं होना चाहिए? उपचारात्मक अध्यापन। उपचार, प्रतिभाशाली बालक होता है वो अपने दिमाग से कोई समस्या भी चयन करता है और उस समस्या का समाधान भी करता है। तो वो बालक अगर अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, सक्रिय प्रयोग कर रहा है, उसमें हम उपचारात्मक रूप से उसका परीक्षण करना शुरू कर दें, उसका उपचार करना शुरू कर दें, तो उसकी प्रतिभाशालीता होती है उस पर उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है, उसमें व्यवधान आता है। तो उपचारात्मक अध्ययन बालक का नहीं करना चाहिए। किसका? प्रतिभाशाली बालक का। कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि कई बार हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। इनका मतलब क्या है? क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म शब्द, इसका मतलब होता है थायराइड हार्मोन होता है, से जुड़ा आयोडीन की कमी का विकार है। ये चारों विकार हैं वैसे तो। क्रिटिनिज्म है ये आयोडीन की कमी का एक विकार है जो थायराइड ग्रंथि है, थायराक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि वाला, उससे जुड़ा हुआ है। एक है ADHD, ये रीट में आया हुआ था। ADHD अवधान संबंधी समस्या, यानी ध्यान नहीं लग पाना। कहते हैं ना, सर जी ने समझाया तो था लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। तो अवधान, जब किसी काम में अपना ध्यान नहीं लगता है तो वो ADHD के अंतर्गत आता है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी लेक्चर, पढ़ने संबंधी समस्या, ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत। और ऑटिज्म, यह शब्द भी कई बार आया है। ऑटिज्म व्यक्ति का सामान्य व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार तो बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति समाज या समूह में जाने से थोड़ा शर्मिलापन महसूस करता है। ऑटिज्म वाला व्यक्ति एकदम सही सलामत दिखाई देता है कि इसके कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, बढ़िया। लेकिन वो जब समूह में जाना चाहता है तो वहाँ अपना व्यवहार है वो थोड़ा सा असमंजस महसूस करता है, अपने व्यवहार को लेकर वो शर्मिलापन दिखाई देता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये दोनों पेपर हल कर लिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, व्याख्या बताने की, फिर भी कोई रह गया है तो ज़्यादा आपको गहराई में और भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये 2 पेपर करवाए मैंने, और मैं सोच रहा हूँ कि 2 पेपर और करवा दूँ, 4 पेपर हो जाएंगे इस प्रकार। तो आपके मनोविज्ञान से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मनोविज्ञान में आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलो, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।